गुड गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? ऑल गुड? सब लोग ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। बस यही मुर्गा चाहिए बिरयानी में। मुर्गा जो पीछे से शोर कर रहे हैं ना, इसी को बिरयानी बना लो। देखो, मेरी तरफ से बकरी है तो इसको भी काट देते हैं। चलिए, हमारा लास्ट क्लास जो था दैट वाज रिगार्डिंग सीलेंट्रेट्स। ठीक है ना? हमने फाइलम सीलेंट्रेटा को शुरू किया था, या जिसको आप फाइलम निडेरिया का नाम भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो आप, अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था कि पॉरीफेरेंस के बाद जो दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बेटा बनाया गया बाय नेचर, तो वो कौन से थे बेटा? वो सीलेंट्रेट्स थे। ठीक है ना? सीलेंट्रेट्स में आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, जहाँ पे आपने देखा था कि सीलेंट्रेट्स को सबसे पहले सीलेंट्रेट बोला क्यों जाता है, क्या वजह है इनका नाम सीलेंट्रेटा पड़ा हुआ है। तो हमने देखा था कि बिकॉज इनकी बॉडी में एक कैविटी पाया जाता है। ठीक है ना? जिस कैविटी के अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि उस कैविटी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है? अगर आपको याद हो, हमने पोरिफेरा के अंदर भी कैविटी देखा था, बट उस कैविटी में डाइजेशन नहीं होता था बेटा। ठीक है? पोरिफेरा का जो स्पॉन्जोसील था, स्पॉन्जोसील के अंदर मटेरियल कलेक्ट किया जाता था, फूड कलेक्ट किया जाता था, बट वहां पे डाइजेशन नहीं होता था। डाइजेशन कहाँ पे होता था? कॉर्नोसाइट में होता था। बट अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें, सिलेंट्रेट्स की जो कैविटी है, ये ऐसी कैविटी है बेटा कि जहाँ पे जो फूड अंदर आएगा ना थ्रू माउथ, ठीक है ना, इस फूड को सबसे पहले इसी कैविटी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। तो बिकॉज फूड की डाइजेशन शुरू होती है इन द कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट्स बेटा, तो इस वजह से इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, या सीलेंट्रॉन बोलते हैं। कल मेरे किसी किसी बच्चे ने मेरे को कोई क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे कि सर, सुपॉन्जोसील को भी हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसको आप खाली वेस्कुलर कैविटी बोल सकते हो, सुपॉन्जोसील बोल सकते हो, बट गैस्ट्रोवेस्कुलर नहीं बोल सकते हो। गैस्ट्रोवेस्कुलर इसलिए उसको नहीं बोल सकते बिकॉज वहां पे फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ऑफ कोर्स फूड वहां पे आता है, ऑफ कोर्स फूड वहां पे कलेक्ट किया जाता है, बट देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फूड इन द सुपॉन्जोसील बेटा। तो बिकॉज वहां पे डाइजेशन नहीं होता है, इस वजह से उसको हम गैस्ट्रो वर्ड यूज नहीं कर सकते। गैस्ट्रो का मतलब होता है जहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चलता है, बट सीलेंट्रेट्स के अंदर बेटा इस कैविटी में डाइजेशन होता है। फर्स्ट डाइजेशन यहाँ ही शुरू होता है, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में देखा था सीलेंट्रेट्स के अंदर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है और इंट्रा सेल्यूलर भी है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन सीलेंट्रेट्स में कहाँ होती है? वो इसी कैविटी के अंदर होती है बेटा, जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, या जिसको हम सीलेंट्रॉन बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन बेटा, इन एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज सीलेंट। फिर हमने देखा था निडेरियंस, फिर इनका नाम क्यों पड़ा? अगर इनको हम सीलेंट्रेट बोल रहे तो फिर निडेरिया बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? निडेरिया इसलिए बोलने की जरूरत पड़ी बिकॉज इन एनिमल्स के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर बेटा हमको एक स्पेशल सेल मिलती है, जो सेल सबसे पहले इन्हीं एनिमल्स के अंदर बनी है, और जिस सेल की वजह से बेटा ये फर्स्ट हंटर्स थे। ठीक है? हंटर्स मतलब ये फर्स्ट प्रेडेटर्स थे। ये पहले एनिमल ग्रुप में बेटा प्रेडेशन इन्होंने शुरू किया था, और इन एनिमल्स को बेटा बिकॉज ऑफ दिस सेल हम क्या बोलते हैं? निडेरिया। और सेल का नाम था नाइडोब्लास्ट। फिर हमने देखा था कि जो निडेरियंस होते हैं दे आर एक्वेटिक बेटा, बट एक्वेटिक में वो मोस्टली क्या होते हैं? वो मैराइन होते हैं। एक्सेप्शन इसका बता सकते हो जल्दी जल्दी? एक्सेप्ट शाबाश। एक्स हाइड्रा। वेरी गुड बेटा, एक्स वेरी गुड बच्चा, एक्सेप्ट हाइड्रा। हाइड्रा को हम फ्रेश वाटर पॉलिप भी बोलते हैं। ठीक है ना? एंड क्रेस्पा डस्क्यूटा बेटा, जिसको हम फ्रेश वाटर जेली फिश बोलते हैं। जेली फिश आपको समुद्र में भी मिलती है, बट ये जेली फिश आपको फ्रेश वाटर में मिलती है, इसलिए इसको बेटा फ्रेश वाटर जेली फिश बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि सिलेंट्रेट्स जो होते हैं, सिलेंट्रेट्स चल भी सकते हैं और एक ही जगह रुके, मतलब रुके भी रहेंगे बेटा। दे कैन साइल और दे कैन बी फ्री स्विमिंग, दे कैन बी नॉन मोटाइल और दे कैन बी मोटाइल। ये चलने वाले भी होते हैं या नहीं चलने वाले भी होते हैं, अपनी जगह बदलने वाले भी होते हैं, अपनी जगह बदलने नहीं वाले भी होते हैं बेटा। तो जो बदलने वाले होते हैं, जो अपनी जगह को बदल सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बताइए। मेड्यूसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज मेड्यूसा बेटा, है ना? ये हम आज देखेंगे मेड्यूसा को डिटेल में। एंड जो नहीं बदल सकते, जो अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकते बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज पॉलिप्स बेटा, है ना? वेरी वेरी गुड बच्चा। फिर हमने देखा था कि अगर हम पोरिफेरा की तरफ नजर डालें, ठीक है ना, कंप माइक्स ऑफ माइक्स बेटा, माइक पे अगर ऑन, माइक ऑन है तो बातें मत करो प्लीज।
माइक अगर ऑन है तो बातें प्लीज साइड में मत कीजिए। फिर मैंने आपको बोला था बेटा, अगर हम कंपैरेटिव कैरेक्टर याद रखें, कंपैरेटिव मतलब पोरिफेरा और सिलेंट्रेट का कंपैरिजन आपस में करें, तो कंपैरेटिव कैरेक्टर्स में आपको याद है कि पोरिफेरा के पास था सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या उनमें सेल्यूलर क्लस्टर्स पाई जाती थी। लेकिन जब हम सिलेंट्रेटा में है, तो सिलेंट्रेटा में क्या पाया जाता है, सेल्यूलर ग्रेड और समथिंग एल्स। टिश्यू 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 लेवल। लेवल सर। वेरी वेरी गुड बच्चा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है ना। हमने पोरिफेरा के अंदर देखा था, वहां पे बॉडी प्लान था बेटा, सेल क्लस्टर बॉडी प्लान था, मतलब सेल क्लस्टर्स पाई जाती थी या ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती थी। बट जब हम नाइडेरिया के अंदर आए, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मिला। तो मतलब जिसका मतलब ऑटोमेटिकली हुआ इनकम्प्लीट एस्ट्रोट्रैक्ट मिला बेटा, ठीक है ना। और निडेरियंस जो थे बेटा, दे आर फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिनमें दो जर्म लेयर्स मिलती है बेटा, एक्टोडर्म मिलता है एंड एंडोडर्म मिलता है। फिर हम सिमिट्री पे आए थे बेटा, तो मैंने आपको बोला था इनके अंदर कौन सी सिमिट्री होती है, रेडियल बायलेटरल एसिमेट्रिक, वेरी वेरी गुड, रेडियल सिमिट्री, बायलेटरल रेडियल सिमिट्री। लेकिन एक्सेप्शन कौन था, एक्सेप्शन पेनिट्यू, वेरी गुड बच्चा, पेनिट्यूला था, जिसमें बायलेटरल सिमिट्री देखने को मिलता है, ठीक है ना। देखो, अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बाय बाय रेडियल सिमेट्री के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बाय रेडियल, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, हेक्सामेरस। तो आपको वो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। आप बस बाय रेडियल याद रख लिए, बिकॉज अगर मैं आगे वाली पढ़ा दूंगा ना आपको, बिकॉज सीलेंट ट्रेड्स के अंदर भी बेटा अलग अलग मेंबर्स में अलग तरीके की रेडियल सिमेट्री है, किसी में 2 प्लेन वाली है, किसी में 3 वाली है, किसी में 4 वाली है। तो वो डिटेल में अगर आप जाओगे ना, फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मैं उतना बता रहा हूँ। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर मैंने कहीं पे पढ़ा ट्राइमेरस है, तो ऑफकोर्स ट्राइमेरस इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री, मतलब अगर कोई एनिमल 3 प्लेन से कटेगा, तो 2 इक्वल पार्ट, बट उसको हम ट्राइमेरस बोलते हैं। कोई 4 से कटेगा उसको हम टेट्रामेरस बोलते हैं, कोई 5 से कटेगा उसको हम पेंटामेरस बोलते हैं, बट वो आपको देख जानने की जरूरत नहीं है। बस आप शॉर्ट में रेडियल सिमेट्री एंड एक्सेप्शन याद रख लीजिए। फिर हमने एक सर डायग्राम देखा था बेटा, जहां पे मैंने आपको नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है ना। तो नाइडोब्लास्ट मैंने बताया था, नाइडोसिल मैंने बताया था, ठीक है ना। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो हम शुरू करते पहले तो हफीजुर रहमान से शुरू करता हूँ। सर तो हफीजुर रहमान, सर हाउ मेनी मेरे को टाइप्स ऑफ बता बच्चा, रेडियल नाइडोब्लास्ट एंड नाइडोस, एक क्वेश्चन जी है जी सर, क्या बोल रहे हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडियल सिमेट्री सर? क्या क्या हाउ क्या। मेनी टाइप्स ऑफ रेडियल सिमेट्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडियल सिमेट्री? अच्छा, रेडियल सिमेट्री के कितने टाइप्स होते हैं ये बोल रहे हो, यस यस सर, ये बता रहे हो बच्चा। यस सर, पांच यस पांच होते हैं बेटा, पांच पांच, ठीक है ना। ओके सर, बायरेडियल, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, हेक्सामेरस बेटा एंड हेप्टामेरस, ठीक है। उसके अलावा भी ओके होते हैं, बट उसके अलावा फिर हम ज्यादा डिटेल में जाते नहीं, ठीक है। ओके चले, ओके। अभी जो हफीजुर रहमान है उससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को बता बच्चा, नाइडोब्लास्ट एंड नाइडोसिल में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी जल्दी, नाइडोब्लास्ट एंड नाइडोसिल क्या डिफरेंस होता है। सर नाइडोप्लास्ट, नाइडोप्लास्ट सर, नाइडोप्लास्ट जो नाइजीरिया को सर सेव रखते हैं नाइडोप्लास्ट, और नाइडोसिल, नाइडोसिल सब भूल गया सर, नाइडोसिल तो फिर अगर भूल गए तो फिर क्लास में क्या कर रहे हो, सो जाते हैं, क्लास में आने की क्या जरूरत है फिर। सर भूल गया नाइडोसिल। हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है, 2 दिन आपको बीच में मिल गए फिर भी भूल रहे हो। चले, काजी नसीमा, क्या डिफरेंस है, क्या है नाइडोसिल बच्चा, शाबाश। काजी नसीमा, व्हाट इज नाइडोसिल बच्चा। जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट बोलो, व्हाट इज नाइडोसिल। बदरपुर वाले बच्चे बस तुम सर पेज घुमाते रहो, अब थोड़ी मिलेगा सर वो, नाइडोसिल जो, ये सर पढ़ना नाइडोसिल होता है। जो सर नाइडोसिल जो बाहर वाले चीज को जी जी वो बाहर वाले चीज को वो नजर करता है सर नाइट्रोजन नाइडोसिल। तो सब प्रोटेक्ट करता है बाहर वाले सर्विस को। नहीं, वो नजर करता है सर बाहर वाले चीज को। सेंसरी वेरी गुड स्ट्रक्चर। बच्चा, मॉनिटर मतलब वो, वेरी गुड बेटा, वो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। चले,
पढ़ लिया करो, ठीक है, अभी भी टाइम है, पढ़ लिया करो, फालतू बातें मत किया करो क्लास में, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। चलिए, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला था सीलेंट्रेट्स के अंदर बेटा एक डिफेंसिव सेल होती है, एक एंकरिंग सेल होती है, एक फूड को पकड़ने वाली सेल होती है, जिस सेल को हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, मतलब पूरी सेल का नाम नाइडोब्लास्ट है, होल सेल इज कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट, ठीक है ना। अब इस नाइडोब्लास्ट को बेटा कैसे पता चलेगा कि बाहर से एक मछली जा रही है, या बाहर से एक प्रे जा रहा है, या बाहर से कोई ऐसी चीज जा रही है जिसको मैं खा सकती हूँ या जिसको मैं हंट कर सकती हूँ। तो इसके पास तो आंखें है नहीं बेटा कि देख सकती है आंखों से। तो यहाँ पे आंखों का काम जो है ना, यहाँ पे जो सेंसरी काम करता है, मतलब चीजों को फील करने का काम करता है, चीजों को पहचानने का काम करता है कि आसपास में कोई चीज मूव कर रही है, चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज नाइडोसिल बेटा। तो नाइडोसिल एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, मैंने कुछ डायग्राम भी ड्रॉ करा था, अगर आपको याद हो, शायद इसमें वो डायग्राम नहीं है बेटा, तो मैंने लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद है, ये वाला देख लीजिए, ये है ना यहाँ पे डायग्राम हमारा, तो ये डायग्राम हमने देखा था। सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर नाइडोब्लास्ट कहलाता है। बट ये जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नाइडोसिल। और ये क्या होता है, ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, सेंसरी स्ट्रक्चर। सेंसरी स्ट्रक्चर का मतलब ये सेंस करता है बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन चल रहा है, बाहर कौन मूव कर रहा है बेटा, ठीक है, बाहर से कोई खतरा तो हमारे लिए नहीं है। तो दिस सेंसेस ऑल द थिंग्स आर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस को सेंस करने का काम नाइडोसिल का होता है। फिर मैंने बोला था जब नाइडोसिल सेंस करता है, तो नाइडोसिल सेंस करने के बाद एक एंजाइम को रिलीज करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है शाबाश, द नेम ऑफ एंजाइम इज ग्लूटाथायोन। सर ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। वेरी गुड बेटा, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज कहाँ पे आता है बेटा, वो सेंटर में आता है, अंदर आता है। और अंदर किसे एक्टिवेट कराता है, अंदर बेटा इस एपरेटस को एक्टिवेट कराता है जो बाहर आ गई, देख लीजिए ये बाहर आया भी एपरेटस, दिस इज कॉल्ड एज शबाश, इसको हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट। नहीं, इस पूरे एपरेटस को हम निमेटोसाइट बोलते हैं बेटा। यार कर क्या रहे हो आप, तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दिस होल एपरेटस इज कॉल्ड एज निमेटोसाइट बेटा, इस पूरी चीज को हम, बट इस पूरी चीज में ये वाली जो जगह है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज निमेटोसिस्ट, दिस इज कॉल्ड एज बार्ब, दिस इज कॉल्ड एज बारबिक्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड बेटा। भूल गए आप लोग सब लोग। एंड दिस इज कॉल्ड एज लैसो, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम पे बनाया भी था, दिस इज कॉल्ड एज लैसो बेटा। ये देख लीजिए ना, ये है ना, ये जो आपको यहाँ पे सेंट्रल एपरेटस दिखाई दे रहा है, दिस इज नेमेटोसिस्ट, ये चीज नेमेटोसिस्ट है। बट ये जो पूरा एपरेटस है ना, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये पूरी चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इस पूरी चीज को हम नेमेटोसिस्ट नहीं बोलते हैं बेटा, इसको हम नेमेटोसाइट बोलते हैं। तो नेमेटोसाइट तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज नेमेटोसाइट। बट इसमें इतना पार्ट जो होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट। बात समझ आया कि नहीं समझ आया, तो चीजों को पढ़ लिया करो, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, रटने से कुछ नहीं होता है, चीजों को समझने से बायोलॉजी याद रहती है, ठीक है। बायो को अगर आपको मास्टर करना है ना, तो समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। क्लियर हुआ कि अभी भी कंफ्यूजन था स्टैंड साइड में, अभी तो वो क्लियर हो गया ना, नाउ दैट इज क्लियर। यस सर। जल्दी जल्दी शाबाश। चले, तो फिर हम आगे बढ़ चुके थे, फिर हमने बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करी थी, जो मैंने शायद थोड़ा अभी बताया था। तो मैंने बताया कि दे आर एक्वेटिक एंड मोस्टली मैराइन, ठीक है, सिसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स इनमें होती है बेटा, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, टेंटेकल्स ऑफ द बॉडी, ये याद रखना, नाइडोब्लास्ट टेंटेकल्स के ऊपर होती है। नाइडोब्लास्ट 3 काम करती है, बताओ क्या क्या, फटाफट। नाइडोब्लास्ट की 3 फंक्शंस होते हैं, क्या क्या। सर encourage defense and capture of prey। सर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चा, ठीक है, एनकरेज होता है, डिफेंस होता है, एंड प्रे को कैप्चर करने का इसको काम होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके थे। तो इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे सीलेंट्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो सीलेंट्रेट्स होते हैं। फर्स्ट एनिमल्स बेटा जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया वो भी सीलेंट्रेट्स थे, तो ये याद रख लेना। फर्स्ट हैविंग डिप्लोब्लास्टिक नेचर, सीलेंट्रेट्स। फर्स्ट एनिमल्स हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन सीलेंट्रेट्स बेटा। अब फिर इनके अंदर हमने देखा था, इनके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। तो मैंने पहली क्लास की शुरुआत में बोला इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों बोलते हैं। गैस्ट्रो इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे डाइजेशन होगा, वेस्कुलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे चीजें बेटा, मान लो वाटर अंदर आएगा, वाटर इधर से ही बाहर जाएगा, तो मतलब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में भी मदद करता है बेटा। और इसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है,
और सिंगल ओपनिंग को माउथ बोलते हैं। और माउथ कहाँ पे होता है? हाइपोस्टोम पे होता है। और हाइपोस्टोम में लास्ट टाइम पे आपको समझा चुका था, ये पूरा एरिया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बेटा, दिस होल एरिया इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम। तो ये पार्ट को हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। और क्यों इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं वो भी समझाया था, बिकॉज ये एरिया टेंटेकल्स के नीचे होता है, इस वजह से इसको हाइपोस्टोम बोला जाता है बेटा, ठीक है। और हाइपोस्टोम के ऊपर ही क्या होता है? हमारा माउथ होता है। समझ आया ना बच्चा? फिर हमने देखा था डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है और इंट्रा सेल्यूलर भी होता है। मतलब अगर फूड अंदर आएगा तो सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट इधर किया जाएगा, कैविटी में किया जाएगा, दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। फिर फूड पार्टिकल्स को इन सेल्स के अंदर भेजा जाएगा, फिर यहाँ पे अगेन डाइजेशन होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बेटा। ये समझ आ रहा है बच्चा क्या बता रहा हूँ मैं? दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर बच्चा? सर ये फिर से रिपीट Yes, sir. कीजिए ना। मतलब डाइजेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जो विद इन द सेल्स हो जाता है, सॉरी वो जो बिटवीन द सेल्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड बेटा, सेल के बाहर या सेल के इन बिटवीन जो डाइजेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा, इस सिलेंट्रेटर ने कोई फूड पार्टिकल खाया, ये एक बड़ा सा फूड पार्टिकल है बेटा। अब ये बड़ा सा फूड पार्टिकल इस सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता बिकॉज इसका साइज बहुत बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल को इस कैविटी के अंदर तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो मतलब हमने डाइजेशन किया ना, लेकिन डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है कि सेल के बाहर हो रहा है? सेल के बाहर हो रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल जो बन गए ना, अब हम इनको सेल्स के अंदर भेजेंगे, तो ऐसे इनके अंदर भेजेंगे इसको बेटा, फिर यहाँ पे अगेन डाइजेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो मतलब सिलेंट्रेट्स के अंदर डाइजेशन बॉडी के इन बिटवीन कैविटी में भी होता है एंड बॉडी के अंदर भी होता है बेटा, सेल्स के अंदर भी होता है। समझ आया बच्चा? यस सर। क्लियर हो? यस सर। चले, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको, उसको ध्यान से सुन लेना, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली एंड 110% द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम बेटा। और सुनने की कोशिश कर लेना, फिर हम इसको बाद में पढ़ेंगे भी बेटा, पढ़ने में क्या लिखा हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीलेंट्रेट्स बेटा समुद्र के अंदर दो फॉर्म में मिलते हैं। अगर आप समुद्र के अंदर डुबकी लगाएंगे तो आपको दिखेंगे बेटा कि सीलेंट्रेट दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे सीलेंट्रेट्स जो एक ही जगह पे बेटा चुपके रहते हैं, रुके रहते हैं बेटा, वो मूव नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे सीलेंट्रेट्स बेटा जो आपको पानी में चलते हुए दिखाई देंगे, जैसे आपने जेली फिश को चलते हुए देखा होगा पानी के अंदर। तो याद रखना, जेली फिश एक फिश नहीं होता है, ठीक है? जेली फिश एक फिश नहीं है बेटा। फिर जेली फिश क्या है? जेली फिश एक, शाबाश, क्या है बेटा? जेली फिश एक सीलेंट्रेट है बेटा, याद रखना ना। डिस्कवरी तो सभी के घर में चलता होगा ना, केबल वेबल पे, और कभी ना कभी तो बेटा देखा होगा, समंदर वाला पोर्शन देखा होगा, ओशियंस का डिस्कवरी पे देखा होगा कोई क्लिप आपने, तो वहां पे क्लियरली आपने देखा होगा कि एक स्टार, एक जेली फिश होती है जो अपनी बॉडी को चिपकाती है, फिर ऊपर चलती है, फिर चिपकाती है, फिर ऊपर चलती है, और उसके नीचे बहुत सारी लंबी लंबी थ्रेड्स लगी रहती है बेटा, ठीक है ना? तो वो जो चलने वाली जेली फिश होती है ना, दैट इज ऑल्सो ए सिलेंट्रेट बच्चा। तो आप अगर हाइड्रा को पानी में होगे, जैसे ये आप हाइड्रा देख सकते हैं बेटा, तो ये एक जगह पे रुका रहेगा। और अगर आप जेली फिश को देखोगे बेटा, ये चलती रहेगी। बोथ आर सिलेंट्रेट्स, बट इस सेडेंटरी सिलेंट्रेट को हम पॉलिप बोलते हैं बेटा, एंड इस फ्री स्विमिंग सिलेंट्रेट को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूसा बोलते हैं। अब इसको सुन लेना ध्यान से, मेरे को देख के बताओ। माइक्स ऑफ कर दो बेटा प्लीज, मैं हमेशा बोल रहा हूँ माइक्स मेरी क्लास में प्लीज ऑन मत किया करो जब तक मैं ना बोलूं। आज के बाद अगर किसी का भी माइक इन बिटवीन मेरे को ऑन दिखा ना फालतू में, तो मैं उसको उसी टाइम क्लास से बैन कर दूंगा। तो ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आज, तो इसको प्लीज ध्यान से समझ लेना, दिमाग में बिठा देना। चले, अब दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देख। हमारे पास 1.5 घंटा होता है, उसमें भी 10 मिनट 20 मिनट मेरे को इसी में निकल जाते हैं। माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। तो एटलीस्ट आपको तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है कि बार बार चीजें बोलने में अच्छी नहीं लगती है, तो हैव सम कर्टेसी बेटा, इन चीजों का ध्यान रखा करो। तो माइक ऑफ करके रखो, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक ऑन नहीं करना, माइक ऑफ करके रख दो सब लोग। चले, अब इधर देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे बेटा दो सिलेंट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, मेड्यूसा दिखाई दे रहा है एंड पॉलिप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो अगर आप पॉलिप की तरफ नजर डालेंगे, सबसे पहले हम पॉलिप को ही देख लेते हैं, ठीक है ना? तो पॉलिप की बॉडी बेटा आपको क्लियरली कैसी दिखाई दे रही है? सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है। ये इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल है बेटा। सिलेंडर का मतलब होता है गोल प्रकार की है, ठीक है ना? एलोंगेटेड है एंड गोल प्रकार की बॉडी है, तो सिलेंड्रिकल बॉडी दिखाई दे रही है। प्लस पॉलिप बेटा नीचे जमीन से चिपका हुआ है, ठीक है ना? ये बंद है जमीन के साथ, तो दैट मीन्स बेटा ये ससाइल नेचर का है। ये मतलब मूव नहीं कर सकता बेटा, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है
कि पॉलिप जो होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना बेटा, पॉलिप्स जो होते हैं ना बेटा ये एसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ ताकि रिवीजन में आपको ये नजर आ जाए। पॉलिप्स जो होते हैं बेटा ये एसेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल से मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिप जब रिप्रोडक्शन करेगा ना, तो पॉलिप रिप्रोडक्शन में बेटा कैसे बनता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। ठीक है ना, तो ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया जाता है बेटा। लेकिन मेड्यूसा जो होता है बेटा, मेड्यूसा को अगर आप बनाना चाहते हो तो मेड्यूसा को बनाने के लिए पॉलिप को क्या करना पड़ता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो मतलब मेड्यूसा जो होता है बेटा ये सेक्सुअल प्रोडक्ट होता है। इसको समझ लेना, ये थोड़ा समझने में थोड़ा टफ है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पॉलिप है और ये मेड्यूसा है। ठीक है ना, होता क्या है पानी के अंदर बेटा, मेड्यूसा पॉलिप बन सकता है और पॉलिप मेड्यूसा बन सकता है। मतलब पॉलिप एंड मेड्यूसा आपस में शेप को इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस पॉलिप को बेटा 5-10 दिन हो गए पानी के अंदर एक ही जगह रुके हुए। ठीक है ना, अब ये चाहता है कि ये चलना चाहता है, ये मूव करना चाहता है। तो पॉलिप अगर मूव करना चाहता है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी बॉडी के अंदर से एक मेड्यूसा बनाना पड़ेगा बेटा। तो मतलब पॉलिप से कौन बन सकता है, मेड्यूसा बन सकता है। ससाइल फॉर्म जो है बेटा पॉलिप की, वो फ्री स्विमिंग फॉर्म बन सकती है। सर ये सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो है ना, आप अगर बातें करना चाहते हैं क्लास में तो फिर आप मैं कैमरा ही ऑफ कर दीजिए, हम कहीं और चले जाते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वॉइस नहीं आना चाहिए इन बिटवीन क्लास, बट फिर भी आप पीछे से बकैती कर रहे हो। अगर प्रॉब्लम कुछ है बेटा तो सीधे मेरे को कॉल करके बताओ, बट प्लीज क्लास में कोई बात मत करो। समझ नहीं आ रही एक बार चीज तुम लोगों को? चलिए, तो पॉलिप एंड मेड्यूसा आपको दिखाई दे रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चा। मेड्यूसा जो है, मेड्यूसा इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे याद रख लीजिए। एंड पॉलिप इज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। मतलब अगर आप मेड्यूसा को बनाना चाहते हो तो मेड्यूसा को कौन बना सकता है, मेड्यूसा को पॉलिप बना सकता है। लेकिन पॉलिप मेड्यूसा को तभी बनाएगा जब पॉलिप बेटा खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एक काम करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, एक पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुक जाए। तो आप ऐसे समझ लीजिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से लिख रहा हूँ पॉलिप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान लगा लो बेटा। तो ये है हमारा पॉलिप, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेड्यूसा। तो ये है हमारा मेड्यूसा, सुन लेना ध्यान से। ऑलरेडी आपको पता है बेटा पॉलिप क्या है, सेसाइल है, पॉलिप सिलिंड्रिकल है, ठीक है ना, और पॉलिप का माउथ ऊपर के साइड में होता है और टेंटिकल्स भी ऊपर के साइड में होती है। मेड्यूसा जो है बेटा ये फ्री स्विमिंग है, ये अम्ब्रेला शेप्ड है, इसकी टेंटिकल्स भी नीचे साइड में होती है एंड इसका माउथ भी नीचे साइड में होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ बेटा चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि पॉलिप कभी भी मेड्यूसा को बना सकता है और मेड्यूसा कभी भी पॉलिप को बना सकता है। दैट मींस पॉलिप कैन इंटरचेंज इन बिटवीन बेटा। एक बंदे का नाम है पॉलिप, दूसरे बंदे का नाम है मेड्यूसा। पॉलिप एक जगह पे रुकने वाला बंदा है, मेड्यूसा घूमने वाला बंदा है। लेकिन कल को अगर मान लो बेटा पॉलिप भी चाहता है कि वो घूमना शुरू कर दे, तो वो घूमना शुरू तभी कर सकता है जब वो कन्वर्ट किस में होगा बेटा, जब वो मेड्यूसा में कन्वर्ट होगा। अब मेड्यूसा चाहता है कि वो एक जगह पे रुक जाए, अभी बेटा बहुत चल लिया बट अभी रुकना है एक जगह पे। तो मेड्यूसा अगर एक जगह पे रुकना चाहता है ना, तो उसको क्या बनना पड़ेगा, उसको पॉलिप बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है बेटा, दैट इज ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। दैट इज कि अगर पॉलिप मेड्यूसा बनना चाहता है, ठीक है ना, तो मेड्यूसा जो है बेटा, मेड्यूसा को बनाने के लिए, ठीक है ना, पॉलिप जो होता है बेटा वो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है ना, मतलब रिप्रोडक्शन, पॉलिप की वजह से मेड्यूसा बनेगा बाय रिप्रोडक्शन, एंड मेड्यूसा की वजह से पॉलिप बनेगा बाय रिप्रोडक्शन बेटा। बट अगर पॉलिप मेड्यूसा बनाना चाहता है तो इसको जो रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी ना टू प्रोड्यूस द मेड्यूसा बेटा, ठीक है ना, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। तो मतलब ये हुआ मेड्यूसा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन किसकी वजह से, पॉलिप की वजह से बेटा। तो याद रखना पॉलिप जब भी मेड्यूसा को बनाता है तो वो बनाता है बेटा बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा। लेकिन अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कल को क्या हुआ कि अब मेड्यूसा पॉलिप बनना चाहता है बेटा, मान लीजिए ये वाला फेज आ गया कि अब मेड्यूसा वांट्स टू बिकम पॉलिप बेटा, मेड्यूसा वांट्स टू बिकम पॉलिप बेटा, मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है ना। अब अगर मेड्यूसा पॉलिप बनना चाहता है तो मेड्यूसा को पॉलिप बनने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? सो दैट मीन्स पॉलिप इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेड्यूसा इज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप बनाता है मेड्यूसा को बेटा जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, मेड्यूसा बनाता है पॉलिप को बेटा जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? दिस इज क्लियर नाउ? अब Yes, समझ sir. आए? चले, वेरी गुड। Yes. अब यहाँ पे, अब आपको याद यहाँ पे रखना है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ जनरेशन हो रहा है बेटा। कन्वर्जन ऑफ जनरेशन का मतलब हुआ एक ना चलने वाला इंडिविजुअल चलने वाले इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है, या एक चलने वाला इंडिविजुअल बेटा ना चलने वाले इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस कन्वर्जन ऑफ जनरेशंस और दिस कन्वर्जन ऑफ पॉलिप टू मेड्यूसा और मेड्यूसा टू पॉलिप बेटा, दिस इज कॉल्ड एज alternation of generation. This is called as alternation of generation. और ये याद रखना बेटा, और दिस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। और मेटा हमारे शायद नेबरिंग में किसी का इंतकाल हो गया। चलिए, तो याद रखना बेटा मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है। तो याद रखेंगे बच्चा कि निडेरियंस जो होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं, एक फ्री लिविंग फॉर्म, एक सेसाइल फॉर्म। फ्री लिविंग फॉर्म इज कॉल्ड एज मेड्यूसा, सेसाइल फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलिप। बट ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं बेटा, पॉलिप मेड्यूसा बन सकता है एसेक्सुअली, मेड्यूसा पॉलिप बन सकता है बेटा सेक्सुअली। सो दिस कन्वर्जन ऑफ पॉलिप टू मेड्यूसा और मेड्यूसा टू पॉलिप बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और दिस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस बच्चा। समझ आया मेटाजेनेसिस क्या होता है? और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। डायग्राम में थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। ये क्लियर हुआ ना बच्चा? समझ आया ना? Yes, sir. चल चल, तो देख लेते हैं एक बार बेटा इसका डायग्राम ताकि हमको क्लियर हो जाए। तो पहले तो ये पढ़ लीजिए आप। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। निडेरियंस में बेटा दो बॉडी फॉर्म्स पाई जाती है, कौन सा? पॉलिप एंड, अच्छा दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म बेटा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाना। तो याद रख लें पॉलीमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलता है? निडेरियंस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। द पॉलिप इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म। पॉलिप क्या होता है बेटा? सेसाइल होता है एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। सेसाइल मतलब एक जगह पे रुकने वाला, सिलेंड्रिकल मतलब शेप उसका सिलेंड्रिकल होता है। इसके अलावा बेटा और चीजें भी आपको याद रखनी है पॉलिप के बारे में, ठीक है। हालांकि मैंने टेबल भी ऐड कर दिया बट फिर भी याद रख लीजिए। पॉलिप के बारे में आपको और एक चीज याद रखनी है, ये प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? जल्दी बताओ। पॉलिप इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction. Sexual Sexual reproduction. नहीं बच्चा, reproduction. पॉलिप एसेक्सुअल, पॉलिप सॉरी प्रोडक्ट नहीं, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? Asexual. वेरी गुड। Asexual, sir. बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे पॉलिप इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो फिर क्या आएगा? सेक्सुअल और एसेक्सुअल बेटा? वेरी 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 गुड बच्चा। पॉलिप की टेंटिकल्स जो होती है वो ऊपर के साइड में होती है कि नीचे के साइड में होती है? ऊपर की साइड। माउथ ऊपर होता है कि नीचे होता है? ऊपर। चले बेटा, चले अब एग्जाम्पल के लिए याद रखना पॉलिप का एग्जाम्पल। तो पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेमसिया बेटा, ठीक है। एडेमसिया को हम सी एनिमोन बोलते हैं। जो मैंने आपको पहली बार जब पिक्चर्स दिखाई थी तो उसमें जो पिंक कलर का, तो ये बेटा एडेमसिया, ठीक है ना। एडेमसिया यही है बेटा। एडेमसिया इज कॉमनली कॉल्ड एज सी एनिमोन। तो ये क्या है? ये पॉलिप है बच्चा, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाना मम्मी, एक मिनट रुक जाना बच्चों में। है चले यार, लाइफ में ना अच्छे अच्छे काम किया करो, ठीक है ना। बिकॉज देखो, थोड़ा समय तो 1-2 मिनट में लूंगा प्लीज, थोड़ा 1-2 मिनट मेरे को दे देना। लाइफ में ना देखो, आपको मतलब माशाल्लाह आप सभी अच्छे हो, मेरे से बहुत अच्छे हो आप सभी लोग। और हम लाइफ में बहुत कुछ सोचते हैं कि मतलब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे अपने लिए, पेरेंट्स के लिए,
मतलब हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बट जो हमारा मेन मकसद होता है ना, वो आई डोंट थिंक कि वो हम में से किसी को, मेरे को खुद याद नहीं रहता तो आपको कैसे याद रहता होगा। आप सबको पता है बेटा कि डेथ इज इनएविटेबल बेटा, हम में से कोई कभी भी मर सकता है। बट फिर भी हम आने वाले 10 साल का सोच के रख देते हैं, 20 साल का सोच के रख देते हैं, 30 साल का सोच के रख देते हैं। बट हमें नेक्स्ट डे का पता ही नहीं रहता बेटा कि नेक्स्ट डे हम होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है ना आप सबसे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है, मतलब मेरी, मैं अभी यही पता कर रहा था कौन गुजर गया, तो एक मतलब ही वॉज अ वेरी यंग बॉय, उसकी अचानक से डेथ होगी बेटा। उसका अभी हमें नेबरिंग में, अगर आप सुन पा रहे हैं, रोना भी शुरू हो रहा है। तो मतलब बहुत यंग था, बहुत बहुत ज्यादा। अब मतलब ऐसी चीजें देख के ना फिर इंसान सोचता है कि क्या मैं सही जगह, मतलब सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पढ़ना छोड़ देना है और किसी जगह बेटा बस नमाजें पढ़ते रहना है या कुरान पढ़ते रहना, वो नहीं करना है। बट मैं रिक्वेस्ट, बीइंग योर टीचर बेटा, बीइंग योर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी लाइफ में ना गलत काम जो भी आप कर रहे हो, ठीक है ना, एटलीस्ट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल सकता, हम सब इंसान है, हम सबसे गलतियां एवरीडे होती है, बिकॉज अगर हम गलतियां नहीं करेंगे ना तो फिर तो हम इंसान नहीं है बेटा, फिर हम फरिश्ते बन जाएंगे। बिकॉज गलतियां इंसान से ही होती है। बट आप कितनी गलतियां करते हो पर डे, ठीक है ना, अपनी लाइफ में, उसको आप थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एवरीडे बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा हूँ, गलतियां करने का मतलब किसी को गंदी नजर से देखना, किसी बुजुर्ग से बेटा ऊंची आवाज में बात करना, अपने पेरेंट्स के साथ अगर वो आपसे बात कर रहे हैं ऊंची आवाज में, आप उनसे ज्यादा ऊंची आवाज कर रहे हो, आप समझ रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो बेटा पेरेंट्स से, या अपने टीचर से झूठ बोल रहे हो, या पेरेंट ने आपको जिस काम के लिए घर से बाहर भेजा, आप पे भरोसा करके आप कोई और काम जाके बाहर कर रहे हो, तो ये सब गलतियां ही होती है, ये सब गुनाह ही होते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बच्चा, एटलीस्ट चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप सिख हो, हर एक का अपना रिलीजन है, हर एक का अपना रिलीजन के रूल्स है, ठीक है ना। हमारे रूल्स भी है, हिंदू के रूल्स भी है, सिख भी है। तो एटलीस्ट उन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करो। आप आगे जाके बेटा जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो मेरे को नहीं पता है, बट एटलीस्ट बेटा आप एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। बिकॉज कोई भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो ना, अगर आप अपने रिलीजन के रूल्स को फॉलो करोगे ना, 110% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनोगे। और जो अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसको ऊपर जाए भगवान बोलो या अल्लाह बोलो, वो कभी उसके साथ बुरा नहीं करता है। या कल को अगर आप यहाँ से चले गए दुनिया से, ठीक है ना, भले आप जन्नत में आगे जाओ या ना जाओ वो मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट जो आपके आसपास के लोग हैं ना, दे विल टॉक गुड अबाउट यू, वो आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे कि वो इंसान अच्छा था, वो लड़का अच्छा था। या आपके पेरेंट्स को जाके बोलेंगे आपके जाने के बाद कि नहीं बेटा बहुत अच्छा इंसान था। तो आप इमेजिन कर लो बेटा कि आप है नहीं अपने पेरेंट्स के बाद, बट समवन इज टॉकिंग गुड अबाउट यू, आपके लिए कोई आपके जाने के बाद भी अच्छा बोल रहा है, तो वो आपके पेरेंट्स के लिए कितना सेटिस्फैक्टरी होगा, कितना अच्छा होगा बेटा, ठीक है ना। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, मैं ये नहीं कह सकता हूँ आपको कि आप आज रात को ही बेटा एकदम मोमिन बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। बट इतना रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा आप सबसे कि जो भी आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है, एनी काइंड ऑफ बैड वर्क जो आप कर रहे हो, एटलीस्ट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। बिकॉज हमको नहीं पता, मेरे को नहीं पता बेटा कल मैं आपका क्लास ले पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। आपको नहीं पता बेटा कि कल मेरा आप क्लास अटेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज जब मतलब आप देखो हम कितने बेवकूफ है, हमको नहीं पता कि कल हम नींद से उठेंगे नहीं, बट फिर भी हम 10 साल 50 साल का बेटा हिसाब लगा के रख देते हैं कि हम क्या करेंगे। तो ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइफ को जीना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, लाइफ के बारे में डिसीजंस लेना भी इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम बेटा एटलीस्ट कोशिश किया करो, अगर आप हिंदू है तो सुबह मंदिर जाने की कोशिश किया करिए, घर में अगर मंदिर है वहां पे प्रे करने की कोशिश करिए। आप मुस्लिम है बेटा, एटलीस्ट 5 टाइम की नमाज चाहे मस्जिद में ना पढ़ सके एटलीस्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दिस इज माई रिक्वेस्ट। तो मैं वापस आ जाता हूँ वरना ये लंबा हो जाएगा, फिर मैं मौली साहब बन जाऊंगा और हमारा टॉपिक इधर रह जाएगा। तो हम बात कर रहे थे बेटा किसके बारे में, पॉलिप के बारे में, मेडुसा के बारे में। तो पॉलिप के बारे में आपने बोला वो सिलेंड्रिकल है, उसका माउथ ऊपर है, उसके टेंटिकल्स ऊपर है, वो सेसाइल है, वो प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट खुद बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। या पॉलिप के बारे में याद रखेंगे। लेकिन मेडुसा की तरफ अगर आप देखेंगे बेटा, तो मेडुसा कैसा होता है बेटा, जल्दी जल्दी बताए। मेडुसा सेसाइल और फ्री स्विमिंग बेटा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप्ड और सिलेंड्रिकल बेटा, अम्ब्रेला शेप्ड और सिलेंड्रिकल, अम्ब्रेला, माउथ, माउथ ऑन अपर साइड और लोअर साइड बेटा, Lower side. टेंटिकल्स ऑन अपर साइड और लोअर साइड बेटा,
Lower side. side. और पॉलिप जो मेड्यूसा जो होता है बेटा, मेड्यूसा खुद क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा? Sexual reproduction. Sexual Sexual It is a reproduction. and it is a product of Polyp. वेरी गुड, ठीक है, चले गुड। चलो देख लेते हैं, वेरी वेरी गुड बच्चा। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, वायरएज द मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है एंड फ्री स्विमिंग होता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्या बेटा? ऑरिलिया, ऑरिलिया को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? जेली फिश बोलते हैं। अब देखो मैंने आपको डायग्राम्स बहुत सारी दिखाई है, बट ये डायग्राम आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, और ये डायग्राम एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है बेटा। तो प्लीज इस डायग्राम को ध्यान से आप देखेंगे। दिस रिप्रेजेंटेशन इज फॉर मेड्यूसा, दिस रिप्रेजेंटेशन इज फॉर पॉलिप बेटा। आपको या तो ये दिया जाएगा या तो डायरेक्टली ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा ए है एंड बी है। तो बताइए ए क्या है? पॉलिप और मेड्यूसा। बताइए बी क्या है? पॉलिप और मेड्यूसा। और फिर एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। ए का एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा? शाबाश, ए का एग्जाम्पल ऑरिलिया और जेलीफिश आएगा। बी का एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा? एडम्सिया और सी एनिमोन, या जिसको शॉर्ट में पॉलिप भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम इज वे, जो भी मैं डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा ना एनसीईआरटी वाली, एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। क्लियर हो गया ये? अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा में यहाँ पे एक टेबल ऐड कर दिया है आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इसको भी आप प्लीज थोड़ा बहुत देख लेना बच्चा, ठीक है ना? तो क्या लिखा है इस टेबल के अंदर, तो देख लेते हैं। पॉलिप जो होता है बेटा, ये फिक्स्ड जॉइड होता है। जॉइड का मतलब होता है एनिमल बेटा, जॉइड मीन्स एनिमल, ठीक है ना? तो ये फिक्स्ड जॉइड मतलब एक जगह पे रुका हुआ एनिमल होता है। और मेड्यूसा क्या होता है बेटा? फ्री स्विमिंग होता है। ये एसेक्सुअल होता है बेटा, और ये सेक्सुअल होता है। ये सिलेंड्रिकल होता है और ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। टेंटेकल्स फाउंड एट अपर एंड ऑफ मेन्यूब्रियम। अब मेन्यूब्रियम क्या है? थोड़ा सा वेट करो, अभी बता देता हूँ बच्चा, ठीक है ना? टेंटेकल्स ऑकर अलोंग द मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंटिकल्स मेन्यूब्रियम के ऊपर है बेटा, मतलब ऑन द अपर साइड ऑफ मेन्यूब्रियम। देखिए यहाँ पे टेंटिकल्स कहाँ पे है? नीचे वाले पोर्शन में। अम्ब्रेला जो है बेटा, ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला के नीचे वाले पोर्शन में आपको क्या दिखाई दे रही है बेटा? टेंटिकल्स दिखाई दे रही है। माउथ इज सर्कुलर एंड टर्मिनल बेटा, माउथ गोल प्रकार का होता है एंड टिप पे पाया जाता है, एंड पे पाया जाता है। टर्मिनल का मतलब होता है बेटा एकदम टिप पे पाया जाना। ये देख लीजिए, माउथ गोल आकार के और एकदम टिप पे पाया जाता है। माउथ इज फोर साइडेड बेटा, यहाँ पे माउथ जो आप देख रहे हैं ये माउथ है बेटा, ये चारों तरफ से आपको दिखाई देगा, मतलब माउथ लार्जर इन साइज होता है। एंड लाइज लोअर एंड ऑफ हैंग, तो ये मेन्यूब्रियम के नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। वेलम एंड सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वेलम एंड सेंस ऑर्गन्स बेटा पॉलिप के अंदर एब्सेंट होते हैं, बट मेड्यूसा जो होता है बेटा, मेड्यूसा के अंदर क्या पाए जाते हैं? 8 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं या स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेंस ऑर्गन्स की शुरुआत बेटा हुई है सीलेंट्रेटा से हुई है। पॉरिफेरा कुछ सेंस नहीं कर पाता था, लेकिन सेंसेशन की शुरुआत, जैसे हमारी आंख की सेंस ऑर्गन है, हमारा कान सेंस ऑर्गन है, हमारी नाक सेंस ऑर्गन है, तो इसकी शुरुआत बेटा कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई बेटा फ्रॉम द सीलेंट्रेट्स, एंड सीलेंट्रेट्स में कहाँ से बेटा? मेड्यूसा से हुई है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वेलम आपने कहीं पे बोला, ये वेलम क्या है, ये मेन्यूब्रियम क्या है? तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मेन्यूब्रियम जो होता है बेटा, मेन्यूब्रियम मतलब वो ट्यूब, ठीक है ना, या वो सिलेंड्रिकल, आपने बोला बेटा कि पॉलिप सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर के ऊपर एक ट्यूब है बेटा। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, जैसे इधर देख लीजिए, अगर ये हमारा बेटा पॉलिप है, तो पॉलिप में बेटा ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस पे ऐसे बनी सिलेंडर, और फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में अंदर ट्यूब है ना, तो ये अंदर से बेटा ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है। तो इस ट्यूब के ऊपर जो माउथ पार्ट है ना बेटा, मतलब ये वाला पार्ट जहाँ पे माउथ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेन्यूब्रियम बेटा। तो मतलब वो ट्यूब जिसके ऊपर माउथ मिलेगा सिलेंट्रेट के अंदर, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज मेन्यूब्रियम बेटा। तो जैसे आप यहाँ पे देख, अगर मैं हाईलाइट ही कर दूं, इधर ध्यान से देख लीजिए, तो ये हमारा ट्यूब है बेटा, और ये भी हमारा ट्यूब है इधर, है ना इधर बेटा। और दोनों जगह पे ट्यूब के ऊपर क्या मिल रहा है बेटा? माउथ मिल रहा है, माउथ मिल रहा है बेटा। सो दिस ट्यूब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेन्यूब्रियम बेटा, इसको मेन्यूब्रियम बोलते हैं। वेलम क्या होता है बेटा? वेलम एक मेम्ब्रेन होता है जो कवर करता है बेटा किसको? कैविटी को, मतलब वो मेम्ब्रेन विच कवर्स द मेन्यूब्रियम और विच कवर्स द कैविटी ऑफ ए सिलेंट्रेट बेटा, दैट इज कॉल्ड एज वेलम बेटा। और स्टैटोसिस्ट क्या होता है? बिकॉज मेड्यूसा चलने वाला एनिमल है, तो चलते समय बेटा इसको बैलेंस करना पड़ेगा बॉडी को, तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए बेटा जो सेंस ऑर्गन पाया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट। मैंने तीनों को कहीं पे लिख के भी रखा हुआ है शायद, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, पहले ये देख लीजिए बच्चा इधर। तो ये हमारा पॉलिप है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना। और ये हमारा मेड्यूसा है, so this is polyp and this is medusa। तो पॉलिप ने क्या किया बेटा? फीमेल मेड्यूसा बनाया। ऑलरेडी मेल मेड्यूसा कहीं पे था, फीमेल ने दिया एग,
मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल ने दिए स्पर्म्स बेटा, जाइगोट बना, और जाइगोट बेटा आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, एक यंग पॉलिप में कन्वर्ट हो। तो यहाँ से जो मेड्यूसा बन रहा है ना बेटा, वो एसेक्सुअल तरीके से बन रहा है, बट बाद में बेटा इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वापस कौन बन रहा है बेटा, पॉलिप बन रहा है। यही हम अभी देख रहे थे बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। चलिए पहले आप ये वाला पोर्शन देख लीजिए, कहाँ गया वो, हाँ दिस, ये देख लीजिए इधर लिखा हुआ है। तो मेनिब्रियम क्या बेटा, द ट्यूब विच बियर्स माउथ ऑफ अ सिलेंट्रेट, वो ट्यूब जिसके ऊपर सिलेंट्रेट का माउथ होता है, उस ट्यूब को हम मेनिब्रियम बोलते हैं बेटा। वेलम क्या है बेटा, ए मेम्ब्रेन टिपिकली बॉर्डरिंग ए कैविटी स्पेशली इन सर्टेन मोलस्क्स, मेड्यूसा एंड अदर इन्वर्टेब्रेट्स। वेलम जो होता है बेटा एक मेम्ब्रेन होता है जो बॉडी को अंदर से कवर करता है। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये मोलस्क्स में भी मिलेगा, या आपको सिलेंट्रेट के अंदर मेड्यूसा में भी मिलेगा, या बाकी इन्वर्टेब्रेट्स में भी मिलता है। तो मतलब दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर सिलेंट्रेट्स, ये खाली सिलेंट्रेट में नहीं होता है, सिलेंट्रेट के अलावा बेटा ये बाकी ग्रुप्स में भी देखने को मिलेगा। स्टैटोसिस्ट क्या होता है, स्टैटोसिस्ट बेटा एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, स्मॉल ऑर्गन ऑफ बैलेंस, मतलब ये बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है तैरते समय बेटा, एंड ओरिएंटेशन बेटा, और डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है इन सम एक्वाटिक इन्वर्टेब्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ सेंसरी विजिकल और सेल कंटेनिंग स्टैटोलिथ्स बेटा। मतलब ये हुआ कि स्टैटोसिस्ट एक ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कुछ इन्वर्टेब्रेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसका काम क्या होता है बेटा, ये बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है, और तैरते समय चलते समय बेटा डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है। और ये सब ऐसा कर क्यों रहा है, बिकॉज इसके पास बेटा एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटोलिथ बोलते हैं बेटा। तो ये याद रखेंगे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some cnidarians, for example corals, have skeleton composed of calcium carbonate, and this is very very important for exam बेटा, very very important for exam। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास कुछ सिलेंट्रेट्स ऐसे भी है कि जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन मतलब बेटा बॉडी के बाहर स्केलेटन पाया जाता है, और वो स्केलेटन जो उनकी बॉडी के बाहर मिलता है वो किसका बनता है बेटा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। और ऐसे सिलेंट्रेट्स जिनकी बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है और वो एक्सोस्केलेटन बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ऐसे सिलेंट्रेट्स को हम कोरल्स नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बच्चा कोरल क्या है, तो कोरल एक सिलेंट्रेट होता है, ठीक है, कोरल एक निडेरियन होता है। बट कैसा निडेरियन बेटा, ये एक नॉर्मल निडेरियन नहीं है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ निडेरियन। और स्पेशल इसमें क्या है बेटा, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा बच्चा। तो यहाँ पे आपको एक सिलेंट्रेट दिखाई दे रहा है, ये बॉडी है सिलेंट्रेट की बच्चा। सो दिस इज बॉडी ऑफ सिलेंट्रेट जो मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है बॉडी सिलेंट्रेट की, आप देख सकते हैं इसको बच्चा, है ना, ये सिलेंट्रेट की एक्चुअल बॉडी है। बट बाहर से आप देख लीजिए बेटा, दिस बॉडी इज कवर्ड बाय दिस वेरी लेयर बेटा, आप देख सकते हैं ये लेयर यहाँ से इसको कवर कर रही है, और ये लेयर किसकी बनी है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। तो मतलब रियल बॉडी तो यहाँ पे, एक्चुअल बॉडी ऑफ सिलेंट्रेट इज हियर, बट बाहर से कवर कौन कर रहा है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट कर रहा है। तो स्केलेटन बॉडी के अंदर से नहीं है, स्केलेटन बॉडी के बाहर से है बेटा। और कौन सा स्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इनकी बॉडी एकदम हार्ड हो जाती है, इनकी बॉडी पत्थर के जैसी हो जाती है बेटा, वेरी हार्ड हो जाती है। एंड ऐसे सिलेंट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं। और कोरल्स बेटा क्या, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कोरल बेटा, ये कोरल है। तो कोरल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जमा हो जाते हैं एक जगह पे और एक तरीके की दीवार बनाते हैं पानी के नीचे, एंड दैट दीवार इज कॉल्ड एज रीफ बेटा। और ये दीवार किसकी बनी है, कोरल की, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं बेटा। समझ आ रही बात, कोरल रीफ क्या होता है, क्लियर हुआ बच्चा, व्हाट इज कोरल रीफ एक्चुअली? Yes, sir. बेटा समझ आया? चलिए अब ये तो क्लियर हो गया इधर। हाँ हाँ बोलो बोलो। यस सर और एक बार बता दीजिए। मैं फिर से बता देखो, सिलेंट्रेट आपने अभी देखा, पॉलिप को भी देखा, मेड्यूसा को देखा, एडम्सिया को भी देखा, है ना, हमने हाइड्रा को भी देखा, हमने ओबिलिया को भी देखा, दीज आर ऑल सिलेंट्रेट्स। बट सिलेंट्रेट्स के अंदर बेटा स्केलेटन नहीं होता है, एंडोस्केलेटन नहीं होता है, मतलब अंदर से स्केलेटन नहीं होता है। एक मिनट रुक जाना बच्चा प्लीज। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक। तम इसमें मैंने पाई ते मैसेज स्विच ऑफ हो मैंने पाई। हाँ अशी थी ये गुजरे शायद अमिल का नहीं ये थे मतलब
ना ना अशीत ना ना आज रुशाद घर बतर न क्या बुश ये तो शायद मम्मी मत अस गो डॉक्टर सोसन पत खसु शायद तपरी ना मे मम्मी गो डॉक्टर वालन यपरी वन चलो चलो वाह क्या ना चल मैं बता रहा था बच्चा कि हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिलेंट्रेट देखे ना, तो सिलेंट्रेट्स के अंदर एंडोस्केलेटन नहीं होता है। जैसे हमने स्पाइक्यूल देखा था, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं होती है। बट कुछ सिलेंट्रेट्स हमको ऐसे मिलते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेट्स हमको ऐसे देखने को मिलते हैं बच्चा, जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहर से स्केलेटन होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिलेंट्रेट है, दिस इज अ सिलेंट्रेट बेटा, फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। तो ये एक सिलेंट्रेट की बॉडी है। अब इस सिलेंट्रेट की बॉडी को बेटा बाहर से क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से कवर कर दिया जाता है। तो ये मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करा दिया। रियल सिलेंट्रेट कहाँ पे है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बाहर है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर है बेटा, कहाँ पे है वो, शाबाश, कहाँ पे है, बाहर के अंदर, वो अंदर है बेटा। लेकिन बाहर से इसको लेकिन बाहर से इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बाहर से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। हमारी बोन्स भी बेटा कैल्शियम की बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, तो ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मल जो सिलेंट्रेट्स होते हैं ना, अगर आप उनको हाथ में पकड़ोगे दे आर वेरी सॉफ्ट। बट अगर आप कोरल को हाथ में पकड़ो ना, जैसे आपको लगेगा मैंने पत्थर हाथ में पकड़ा हुआ है, और वो पत्थर का आकार, वो पत्थर का नेचर इसको कौन दे रहा है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। सो दीज स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंट्रेट्स, जिनके बाहर बेटा एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का मिलता है बच्चा, these सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड एज कोरल्स बेटा, इन्हीं को हम कोरल्स बोलते हैं। अब कोरल्स कहाँ पे मिलते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं। ऑफ कोर्स बेटा सिलेंट्रेट पानी में, तो कोरल भी पानी में ही होगा। लेकिन जब ये पानी के अंदर ग्रो करते हैं ना, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पानी आपको दिखाई दे रहा है। बट ये जब ग्रो करते हैं ना, ये ऐसी दीवार जैसी बनाते हैं बेटा, एक दूसरे के ऊपर ग्रो करते रहते हैं, दीवार जैसी बनाते हैं। तो ये जो दीवार यहाँ पे बन रही है ना, दिस दीवार इज कॉल्ड एज कोरल रीफ बेटा, इसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया, क्लियर हुआ? और कोरल रीफ बेटा, यहाँ पे आपको छोटा सा कोरल रीफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बेटा एक छोटा सा, बट ये कोरल रीफ बेटा किलोमीटर्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ये फैल सकता है बेटा। दे आर वेरी गुड इकोलॉजिकल, मतलब ये एक तरीके का अलग एक इकोलॉजिकल सिस्टम पानी के नीचे होता है। तो ये देख लीजिए बेटा, दिस इज अगेन ए कोरल रीफ बेटा, ये कोरल रीफ है, यहाँ पे भी बेटा ये कोरल रीफ ही है, ठीक है ना। तो कोरल रीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम बीनीथ द वाटर, जो पानी के नीचे होता है। अगर आपने एक्वामैन देखा है बेटा, एक्वामैन मूवी देखी है किसी ने आप में से, देखी कि नहीं देखी? अगर देखी है तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा बेटा, वो दीवारें बनी रहती है पानी के नीचे, ठीक है, उन खूबसूरत एनिमल्स की, उन खूबसूरत प्लांट्स की, जो दिखते हैं प्लांट्स बेटा, बट रियलिटी में वो प्लांट्स नहीं होते हैं। रियलिटी में वो क्या है बेटा, एक एनिमल है जिसको हम कोरल बोलते हैं, जो एक्चुअल में एक सिलेंट्रेट होता है बेटा। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल कौन कौन सा दिया है। तो एनसीईआरटी में पहला एग्जाम्पल दिया फाइसीलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फाइसीलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम है इसका। सेकंड एग्जाम्पल है एडेम्सिया बेटा, एडेम्सिया को हम सी एनिमोन बोलते हैं। पेनेट्यूला को हम सी पेन बोलते हैं। गोरगोनिया को हम सी फैन बोलते हैं। एंड मैंड्रीना को हम ब्रेन कॉलर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप पिक्चर ध्यान से देख लो और मेरे को बता बेटा, फाइसीलिया में इनको नंबर कर देता हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। तो बताओ बेटा, आउट ऑफ दीज पिक्चर्स फाइसीलिया कौन सा है? सर F वाला, F कौन सा, कौन? E नो F ई है, वाला ई लिखा हुआ है सर, ई है। वेल, सो दिस इज फाइसीलिया बेटा। बताइए एडेम्सिया कौन सा है? सर पिंक वाला, D पिंक वाला बेटा, डी इज एडेम्सिया बेटा, ठीक है ना। अब देखो पेनेट्यूला बेटा, पेनेट्यूला सी पेन को बोलते हैं। आपको इनमें से पेन जैसा कौन दिखाई दे रहा है? A सर, ये है बेटा खूबसूरत से पेन, ठीक है, इसको इसीलिए सी पेन बोला जाता है बेटा, है ना। फैन जैसा कौन दिखाई दे रहा है? गोरगोनिया। फैन जैसा कौन दिखाई दे रहा है? शाबाश, ये ना फैन बेटा, इसको इधर से पकड़ो, इसको इधर से पकड़ो, ये बन गया फैन बेटा। तो बी है सी फैन। एंड दिमाग के जैसा, ब्रेन के जैसा कौन दिखाई दे रहा है? मैंड्रीना, C सी दिखाई दे रहा है। तो
ये इनके कॉमन, जी। मैंने पिक्चर इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ये नाम इनको क्यों पड़े हैं बेटा, समझ गए ना। सो दिस इज ऑल अबाउट सीलेंट्रेटा। तो यहाँ पे हमारा सीलेंट्रेटा खत्म हो जाता है बच्चा, ठीक है। अब मैं आगे जो नेक्स्ट फाइलम है ना उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो शायद थर्ड वाला डीपीपी मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स आप सबने उसको सॉल्व किया है, बट फिर भी हम एक बार उसको देखेंगे, और जहां पे आपने गलत किया होगा ना वहां पे आप करेक्ट आंसर को टिक करके रख देना। और जितनी भी मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ ना इनको संभाल के रख लेना। 2 साल बाद बेटा, या 2 साल बाद छोड़ दो, अभी जो एग्जाम होगा ना हमारा सितंबर का नीट का एग्जाम जो होगा, आप फिर उस टाइम पे अपनी डीपीपी खोलना और नीट के एग्जाम के अंदर एनिमल किंगडम के क्वेश्चन चेक करना। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन मेरी डीपीपी से ही आएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा बेटा कि हमारे इतने क्वेश्चन अटैच हैं, मैं शॉर्ट में आपको डीपीपी दे रहा हूँ और इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट इनको संभाल के रखना बिकॉज ये आपको 2 साल बाद बहुत काम आएंगे, ठीक है। इनका एक अलग फाइल बना लेना बेटा, डीपीपी फाइल ऑफ एनिमल किंगडम, डीपीपी फाइल ऑफ रेस्पिरेशन, डीपीपी फाइल ऑफ सेल बायोलॉजी, डीपीपी फाइल ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। तो इसके अलावा भी मैं आपको परफॉर्मेंस शीट्स प्रोवाइड करूंगा। परफॉर्मेंस शीट का मतलब हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो हम नॉर्मली क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह जब मैं वहां पे फिजिकली आऊंगा बेटा। बट अभी आप डीपीपी से काम चला लीजिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट बिलोंग्स टू, तो बताओ जल्दी जल्दी बेटा। पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, पोरिफेरा। पोरिफेरा और वीनस फ्लावर बास्केट को हम क्या करते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट को क्या करते हैं? यूप्लेक्टिला नहीं, इसको हम करते क्या है बेटा? शादी में जापानीज गिफ्ट मैरिज करते सेरेमनी के हैं। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है बोरिंग स्पॉन्ज इज, क्लायोना वेरी गुड, Liona. वेरी गुड बेटा। क्लायोना को हम बोरिंग, कलीना को हम क्या बोलते हैं? कलीना को क्या बोलते हैं? मरमेड्स ग्लाउज बोलते हैं बेटा, याद है ना। देखो जो अच्छा बच्चा होता है ना, मतलब एकदम खतरनाक वाला बच्चा होता है, मतलब जो मेरा फेवरेट बच्चा होगा इंशाल्लाह आने वाले समय में, वो क्या करेगा? जब वो इस क्वेश्चन को देखेगा ना, वो पढ़ेगा बोरिंग स्पॉन्जेस, उसको पता चल गया क्लायोना है। बट वो अच्छा बच्चा क्या करेगा बेटा? वो इधर ही बाकी ऑप्शन जो दिए ना उनको भी रिवाइज करेगा। वो इसके बाद पढ़ेगा इप्लेक्टेला को हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, इप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। फिर वो पढ़ेगा कलीना को हमने क्या बोला था? अच्छा ठीक, उसको मरमेड्स ग्लाउज बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना। हाइलोलीमा को क्या बोला था हमने? अच्छा, गिलास रूप स्पॉन्ज बोलते हैं। तो आपने मतलब एक क्वेश्चन में आपने सारे नाम को रिवाइज कर दिया। आप समझ रहे हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरिफेरा के अंदर सिकल्टल फॉर्मिंग सेल्स कौन सी होती है? बताओ जल्दी जल्दी। लेकिन वेरी गुड, बट लेकिन देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? आप हमेशा बेटा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो उनको सही आंसर दिख गया उसको टिक मार के आगे निकल गए। बट जो टॉपर होते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसी क्वेश्चन में अपने बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा इधर देख लीजिए, पोरिफेरा के अंदर सिकल्टल फॉर्मिंग सेल आपको ऑलरेडी पता चल गया, वो सिक्लेरोसाइट है ना। ये तो क्लियर हो गया बेटा, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। बट जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो एक्चुअल में समझदार बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा? वो इसके बाद आर्क्यूसाइट पे नजर डालेगा और याद करेगा आर्क्यूसाइट में मैंने सर ने क्या पढ़ा है। अच्छा, सर ने बोला था वो अनडिफरेंशिएटेड टोटिपोटेंट सेल होती है। थीसोसाइट के बारे में सर ने क्या बोला था? अच्छा, उनके पास रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं। एमोबोसाइट के बारे में सर ने क्या बोला था? अच्छा, एमोबोसाइट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक एमोबोसाइट ट्रोफोसाइट होती थी जो फूड को सप्लाई करती थी। तो ये रिविजन करने का तरीका होता है। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? समझ आ रही बातें कि नहीं समझ आ रही बच्चा? यस सर चलिए नेक्स्ट, नेमेटोसिस्ट टेक्स पार्ट इन। नेमेटोसिस्ट बेटा किस में यूज होती है? क्या करती है बेटा नेमेटोसिस्ट? लोकोमोशन में मदद करती है, ऑफेंस एंड डिफेंस में मदद करती है, फूड कैप्चरिंग में मदद करती है। ऑल ऑफ दीज बेटा। सर लोकोमोशन All of these, sir. देखो अभी हमने पढ़ा नाइडोब्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा नेमेटोसिस्ट, है ना। नेमेटोसिस्ट पार्ट होता है नेमेटोसाइट का बेटा। नेमेटोसिस्ट या नेमेटोसाइट एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था नेमेटोसाइट, बट नेमेटोसिस्ट भी आप ले सकते हैं। तो नेमेटोसिस्ट बेटा लोकोमोशन में भी मदद कर, मैंने बोला था एनकरेज करेगा। एनकरेज मतलब किसी जगह पे रुकने का काम करेगा, और रुकेगा तभी बेटा जब वो मूव करेगा। तो ये एनकरेज में भी काम करता है, ऑफेंस एंड डिफेंस में भी काम करता है, एंड फूड कैप्चरिंग में भी काम करता है। तो इसको ऑल ऑफ दीज आएगा। तो जिन्होंने इसमें लोकोमोशन लिखा है वो गलत है, जिन्होंने ऑल ऑफ दीज लिखा है वो सही है बच्चा, ठीक है ना। सर कोरल्स लोकोमोशन बिलोंग टू फाइलम। चलो
लोकोमोशन मतलब चलना बेटा, एक जगह से दूसरी और जगह तो मूव सर करना। ओके सर। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे बढ़ते। अब कल किसी बच्चे ने सर से पूछा, सर को इन क्लास टीचर को बोला था कि सर हमने डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस नहीं किए हैं। मैं आपको बेटा हमेशा ऐसा डीपीपी प्रोवाइड करूंगा जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं एडवांस में देके रखता हूँ। अब वो मैं एडवांस में इसलिए नहीं देके रखता हूँ कि मैंने वो गलती से डाले हैं, वो मैं एडवांस में इसलिए देके रखता हूँ कि ताकि वो बच्चा एटलीस्ट मेरे पढ़ाए बगैर, ठीक है ना, एनसीईआरटी खोले और एटलीस्ट उस टर्म को देखे कि वो टर्म एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखे है। आपको याद है मैंने आपको बोला था प्री क्लास प्रेपरेशन एंड पोस्ट क्लास प्रेपरेशन। प्री क्लास का मतलब हो, अगर आपको पता है कि कल सर हमको निडेरिया पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा बहुत घर पे उसको बस ऊपर ऊपर से देख के आना है। आपको वो समझने की कोशिश नहीं करनी है, आपको वो बेटा याद करने की कोशिश, बट देख के आना है। मैंने आपको कल एग्जाम में दिया था बेटा कि कोरल बिलोंग टू, अगर आपने एनसीईआरटी खोला होता ना, एटलीस्ट कोरल का नाम पढ़ लिया होता, तो जब मैं क्लास में कोरल बताऊंगा ना आपको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा ठीक है, जो मैंने सुबह कोरल पढ़ा था एक्चुअल में वो ये है बेटा। तो इसलिए मैं कभी कभी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आगे वाले टॉपिक के रख देता हूँ, ताकि वो क्वेश्चंस आप मेरे पढ़ाए बगैर एनसीईआरटी के अंदर एटलीस्ट रीड करे बेटा। ठीक है, जब मैं उसको एक्चुअल में पढ़ाऊंगा तब वो आपको बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्लियर? चले बताए, कोरल्स बिलोंग टू द फाइलम, अभी अभी पढ़ा है, कहाँ पे? निडेरिया। वेरी गुड। चले, फाइलम निडेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फाइलम निडेरिया के अंदर क्या क्या होता है? ओलोमेटोब्लास्ट होता है, ऑल ऑफ दीज बेटा। वेरी गुड। देखो 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 बच्चा, जब आप पढ़ोगे ना डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर मैं आपको 2 दिन पहले बोल देता बता नेमेटोब्लास्ट क्या है, बता निडेरिया क्या है, या ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता, मेरे को नहीं लगता आपको इसका आंसर पता होता या आप इसको आंसर कर पाते। बट जब आपने ये चीज पढ़ी ना, अभी देखो आप फटाफट बेटा मतलब गोली की तरह आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, मतलब फास्ट आप आंसर कर रहे हो। ये फास्ट आप आंसर कर क्यों रहे हो? बिकॉज आप पढ़ रहे हो बेटा, आप चीजों को समझ रहे हो। अभी तक आपने लाइफ में क्या किया उसका कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई उससे मतलब ही नहीं है। बट आज के बाद अब लाइफ में क्या करोगे ना, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर फ्यूचर आफ्टर 2 years बेटा। 2 साल बाद कौन सा बच्चा नीट का टाइम देख के, मतलब 1 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, जब ये डेट शीट निकलती है ना, कौन सा बच्चा डेट शीट देख के खुश हो जाएगा कि अरे ठीक है अब मेरे को बस इतने ही दिन रह गए डॉक्टर बनने के? और कौन बच्चा डेट शीट को देख के दुखी हो जाएगा, अरे फंस गया अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, अब माँ बाप बेटा 2 साल की गालियां एक साथ दे देंगे? तो वो बच्चे में जो डिफरेंस होता है ना, वो यही टाइम से आपको शुरू करना है। अगर आप रियलिटी में बेटा खुशी पाना चाहते हो ना डेट शीट को देख के, तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको टेंशन लेनी है ना डेट शीट को देख के और माँ बाप की गालियां खानी है, तो फिर आप सोते रहो, आराम करते रहो, टीवी देखते रहो, क्रिकेट खेलते रहो, साइकिलिंग करते रहो और फालतू में व्हाट्सएप चलाते रहो बेटा। उधर से हाय, इधर से हाय, उधर से हेलो, इधर से हेलो, तुम कैसी हो, मैं कैसा हूँ, और जिंदगी उसी में खराब हो गई, बर्बाद हो गई, और ना तो घर वालों के रह गए ना तो बाहर के रह गए बेटा। तो अगर आपको वो काम करने हैं ना, तो फिर तो आप लगे रहो बेटा, आपको कुछ नहीं होने वाला। बट इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, तो चेंज इधर से ही शुरू होगा। आप समझ ना, आपको क्वेश्चन देख के खुशी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन देख के बेटा टेंशन नहीं होनी चाहिए। और खुशी उसी बच्चे को होगी जो पढ़ता है बेटा, जो अपनी आंखों को पूरी रात जला के बेटा याद करता है, रिविजन्स करता है, पूरा दिन बेटा अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस करके, माँ बाप को सेक्रीफाइस करके किताबों को पूरा टाइम देगा, वही बच्चा पढ़ता है, वही आगे जाता है, और वही क्वेश्चन को देख के खुश होता है। और जब वो क्वेश्चन के देख के खुश होता है, वो खुशी खुशी आंसर करता है। और जब वो खुशी खुशी आंसर करता है ना, और रिजल्ट में भी बेटा उसको फिर बाद में खुशी मिलती है। तो इसलिए ये चीजों को अभी से सीरियसली ले लो। और ये देखो बेटा, आप बिग बॉस की आंख देख रही है आपको, ये देख लो। ठीक है, ये यहाँ पे नजर रखी हुई है कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन एनिमल्स व्हिच आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, हैव वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लिव इन वाटर, हैव सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग बेटा। तो बता आपने पहले इसको आंसर क्या किया है? सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। क्या क्या, एक एक बता मेरे को, बहुत सारी वॉइसेस एक साथ आ रही है। शबाश, substratum. वेरी गुड बेटा, आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है ना। सर ये पॉरिफेरा आपने देखा क्वेश्चन मुझे बेटा, समझ नहीं आया। देखो पॉरिफेरा आपने देखा बेटा, पॉरिफेरा आपने देखा सेसाइल थे और रेडियली सिमेट्रिकल थे बेटा। सिलेंट्रेट्स आपने देखे, सेसाइल थे और रेडियली सिमेट्रिकल थे बेटा। ठीक है ना। लेकिन जैसे आप प्लेट एलिमेंट्स पे पहुंचोगे,
ठीक है ना। प्लेट हेलमेट से बेटा बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगी, क्यों? बिकॉज दे आर मूवेबल एनिमल्स बेटा, वो मूव करने वाले एनिमल्स हैं, इसलिए जो एनिमल सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड होते हैं ना, उनकी लगभग बॉडी बेटा सिलेंड्रिकल होती है, ऑलमोस्ट उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है बेटा। और जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है उन्हीं पे कौन सी अप्लाई होती है बेटा? रेडियल सिमेट्री अप्लाई होती है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट। वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेट ओनली इज द ऑकरेंस ऑफ, फटाफट बता बेटा, सिलेंट्रेट के अंदर ऐसा कैरेक्टर है, नेमाटोसिस्ट, स्पेशल कैरेक्टर नेमेटोसिस्ट है बेटा। वेरी गुड। देखो मैंने आपको अभी बोला था सिलेंट्रेट्स पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं, बट पॉलीमॉर्फिज्म खाली सिलेंट्रेट में नहीं होता बच्चा, आगे आने वाले फाइलम में हम देखेंगे और जगह पे पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, बट नेमेटोसिस्ट आर ओनली प्रेजेंट इन द सिलेंट्रेट्स बच्चा। वेरी गुड। The formation of canal system in sponge is due to folding of inner walls. Very good बच्चा। True coelom is found between, true coelom कहाँ पे मिलता है? Body wall and ectoderm, mesoderm and ectoderm बेटा। कहाँ पे मिलता है बेटा? Ectoderm and endoderm में मिलता है। बच्चों ने इसमें mesoderm लगाया, खाली ये बता रहा है इन बिटवीन। अगर ये बताता ना ट्रू सीलम किसकी वजह से होता है तो फिर मेसोडर्म आता है, बट ये बताता है ट्रू सीलम कहाँ पे होता है तो बेटा ऑफ कोर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में होगा, एंड ऑफ कोर्स बीच में मेसोडर्म होगा ही होगा बच्चा। ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन फॉर स्पॉन्ज? बताइए बेटा, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, हाई रिजेनरेटिव पावर, फाउंड इन मैराइन वाटर, रेडियली सिमेट्रिकल, कौन सा आएगा? हाई रिजेनरेटिव पावर। बिकॉज कैलकेरियस स्पाइक्यूल का एक्सेप्शन है बेटा, कुछ में क्या पाया जाता है? सिलिका का स्पाइक्यूल पाया जाता है। मैराइन का एक्सेप्शन है बेटा बिकॉज कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल का एक्सेप्शन है बेटा बिकॉज स्पॉन्ज रेडियली सिमेट्रिकल होते ही नहीं है, वो तो एसिमेट्रिकल होते हैं बेटा। तो बचा क्या? हाई रिजेनरेटिव पावर, सबके पास रिजेनरेशन का पावर होता है। समझ आ रहा है बच्चा? क्लियर हुआ? समझ आ रहा है ना क्या बता रहा हूं मैं? चले, Sycon belongs to group of animals which are best described as unicellular or acellular. आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा बिकॉज साइकॉन एक पोरिफेरा है, पोरिफेरा के पास बहुत सारी सेल्स होती है बेटा, एक सेल नहीं होती है। ये तो गलत हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन बेटा मल्टी सेल्यूलर होते हैं विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बेटा, मतलब मल्टी सेल्यूलर होते हैं बट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। यही तो सही आंसर है इसका बच्चा। दिस इज द करेक्ट आंसर। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम होता ही नहीं है बच्चा, ठीक है ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन है बेटा मल्टी सेल्यूलर विद सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मल्टी सेल्यूलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बच्चा, तो ऑप्शन बी सही आएगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्वेश्चन है बेटा मेरे को बता, जब मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस फाइलम में था? एनिलिडा, जल्दी आर्थ्रोपोडा। तो ये ऑप्शन डी है बेटा, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। Which of the following cell type is capable of giving rise to other cell types? ये तो इजी क्वेश्चन है बेटा, बताइए जल्दी जल्दी। आप देखो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को अपने डीपीपी फॉरवर्ड किए थे, सुन लेना ध्यान से। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को अपने डीपीपी फॉरवर्ड किए थे व्हाट्सएप में, बट मैंने किसी को भी बेटा रिप्लाई यहाँ से नहीं किया है। तो आप सोच रहे हो सर को शायद एटीट्यूड चढ़ गया, रिप्लाई नहीं कर रहा है आजकल, ठीक है ना, इसलिए रिप्लाई नहीं किया बिकॉज मैं डीपीपी को इन क्लास डिस्कस करना चाहता था। अभी हमने डीपीपी डिस्कस किया बेटा, अभी सब खुद ही ऑनेस्टली अपने मार्क्स चेक कर लीजिए बेटा। डीपीपी को सामने करके एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, ये याद रख लेना बेटा। तो आप खुद मार्क्स को चेक करो और बाद में मेरे को इन व्हाट्सएप बता देना कि आपको बेटा कितने मार्क्स आए हैं आज की डीपीपी में। बट ऑनेस्टली बताना, ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, झूठ नहीं बोलना टीचर से, सच में बता देना कि आपको कितने मार्क्स आए, कितने सही थे और कितने गलत थे। ठीक है ना बच्चा? क्लियर हो गया ये? समझ आया? हाँ सर। आज के बाद हम क्या करेंगे, आज के बाद हम एवरी डीपीपी जो भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा ना, तो आज मैंने आपको डीपीपी फॉरवर्ड किया, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम उसको क्लास में ऐसे ही डिस्कस किया करेंगे, ताकि हमारा अगर कोई कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में बेटा हमको मार्क्स भी पता चल जाएंगे हमको कितने मार्क्स, और वो मार्क्स फिर जो आपके क्लास में टीचर बैठे होंगे ना वो आपको उनको दिया करेंगे, वो एक रिकॉर्ड रखेंगे हम अपने पास कि आपको किस डीपीपी में या किस वीक में टोटल कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो आज के जो मार्क्स है वो आप इन क्लास टीचर को दे दीजिएगा कि हमारे इस डीपीपी में इतने मार्क्स है, बट सच बोलना है बेटा, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? बिकॉज अगर आप अभी झूठ बोलोगे ना, अभी आप मेरी क्लास में ज्यादा मार्क्स लाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है।
अगर आप अभी कम मार्क्स लाते हो तो एटलीस्ट मैं आप पे ज्यादा फोकस करूंगा, उस बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान देना है। अब आप झूठे ज्यादा मार्क्स बताओगे, कल नीट में फेल हो जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। समझ आ रही बच्चा बात? हाँ सर। चलिए, यस सर। तो ये तो हो गया हमारा सिलेंट्रेट खत्म, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट फाइलम की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम टीनोफोरा बेटा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, तो ध्यान से सुन लेना टीनोफोरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने पर। चलो, बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ बच्चा, ये देख लीजिए। पहले तो मेरे को बता, आप में से बहुत बहुत लोगों के पास बेटा ऑफ कोर्स आसाम में मैंने देखा है कि कपड़े हो या ना हो, बट क्या बोलते हैं इसको, डीएसएलआर तो सबके पास होता है बेटा, है ना। कैमरा तो सबके पास है, मैंने आसाम में देखा है, पूरे कैनन कंपनी के सारे कैमरा आसाम में ही डिलीवर हो जाते हैं। तो अगर आप एक फोटोग्राफर है तो मेरे को बता बच्चा, ये फोटोग्राफ्स जो आप अभी देख रहे हैं ना, ये लाइट बैकग्राउंड में लिए गए हैं या डार्क बैकग्राउंड में लिए गए हैं? डार्क बैकग्राउंड। डार्क बैकग्राउंड। क्लियर दिख ही रहा है बेटा, है ना। बिकॉज ये फोटोग्राफ जो हम ले रहे हैं या जिन लोगों ने ये फोटोग्राफ्स लिए हैं ना, ये उन्होंने बेटा सुन लेना ध्यान से, ये उन्होंने समंदर के अंदर, ये उन्होंने माइक ऑफ कर दो प्लीज, माइक ऑफ कर दो प्लीज बच्चा। ये उन्होंने समंदर के अंदर बेटा बहुत 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 डीप वाटर में लिए हुए, मतलब आप समझ लीजिए समंदर के बॉटम पे ये फोटोग्राफ्स लिए गए हैं बेटा। बॉटम मतलब मेरा कहने का मतलब एकदम बॉटम नहीं है, मतलब बहुत नीचे ये फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। और ये फोटोग्राफ जिन एनिमल्स के हमने लिए हैं ना बेटा, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज टीनोफोर्स। तो फोटोग्राफ को देख के ही एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि जिन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना, वो आपको समंदर के ऊपर नहीं मिलेंगे, वो आपको वाटर के ऊपर वाली लेवल में नहीं मिलेंगे। दे आर प्रेजेंट इन डीप वाटर्स बेटा, ये पानी के बहुत नीचे 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 वाली सतह पे मिलते हैं बेटा। दे आर वेरी डीपर इन द वाटर बेटा, ये बहुत नीचे मिलने वाले एनिमल्स है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर ये एनिमल समंदर के अंदर बहुत 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 डीप वाटर में मिलते हैं, तो बताओ बेटा इनमें से कोई एनिमल फ्रेश वाटर में मिलेगा? नो सर। जल्दी जल्दी। No, sir. नहीं सर। नहीं। नहीं वेरी बिकॉज दे, वेरी गुड बच्चा, बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड, आप समझ, बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड टू लिव अंडर मैराइन कंडीशंस बेटा, इनकी आदत है। या आप बोल सकते हैं बेटा ये बने ही है बेटा कहाँ पे रहने के लिए, डीप वाटर में रहने के लिए। और डीप वाटर का मतलब होता है हजारों किलोमीटर नीचे बेटा। अब फ्रेश वाटर बेटा, हमारी नदी इतनी भी कोई गहरी है नहीं बेटा कि हजारों किलोमीटर नीचे तक हो, वो नदियां तो बेटा कुछ किलोमीटर तक ही मतलब गहरी होती है। तो ये एनिमल्स जो होते हैं इनके बारे में आपको याद रखना है, दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स, बट एक्वेटिक में बेटा ये एक्सक्लूसिवली होते हैं मैराइन। अभी तक जब भी मैंने एक्वेटिक वर्ड यूज किया ना, मैंने हर जगह पे बोला मोस्टली मोस्टली मोस्टली, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बेटा एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि कभी भी किसी भी कंडीशन में आपको ये एनिमल फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, ये ओनली ओनली एंड ओनली बेटा कहाँ पे मिलेगा, मैराइन एनवायरमेंट के अंदर मिलेगा। तो मतलब फाइलम टीनोफोरा जो है, वेरी गुड, मतलब फाइलम टीनोफोरा जो है बेटा, दिस इज द फर्स्ट फाइलम जो एक्सक्लूसिवली क्या होता है, फ्रेश वाटर और मैराइन होता है। जल्दी जल्दी, फ्रेश वाटर और मैराइन, मैराइन होता है बेटा, आप समझ रहे, वेरी गुड। चले अब दूसरी चीज देख लीजिए इधर, फोटोग्राफ को देख के बताइए कि फोटोग्राफ आपको क्लियरली दिख रहा है। मेरे को बताओ बेटा जो एनिमल आपको दिख रहा है वो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है कि ब्लैक कलर या डल कलर का दिखाई दे रहा है? है ना। और ये चमक जो इसमें है ना, ये जो चमक इसके अंदर है बेटा, दिस चमक इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस बेटा। और एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फाइलम टीनोफोरा के, मैं बताता हूँ सुन लो, मतलब ये है बेटा कि फाइलम टीनोफोरा के जो मेंबर्स है ना, इनकी प्रॉपर्टी है बेटा, इनको ऊपर वाले ने एक ताकत दी है, इनको ऊपर वाले ने एक बेटा कैरेक्टर दिया हुआ है। और वो कैरेक्टर क्या है बेटा कि ये अंधेरे में चमक सकते हैं बेटा, दे कैन ग्लो इन द डार्क बेटा। और ये ग्लो क्यों करते हैं, बिकॉज ऊपर वाले ने बेटा इनको एक सेल दिया हुआ है, ठीक है ना, दैट सेल इज कॉल्ड एज फोटोसाइट बेटा, दो सेल्स आर कॉल्ड एज फोटोसाइट्स बेटा, आप समझ रहे हैं। और इन फोटोसाइट्स के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोटो प्रोटीन्स बेटा। और फोटो प्रोटीन्स की वजह से इनमें रात में क्या निकलती है, अंधेरे में क्या निकलती है, लाइट निकलती है बेटा, ये चमकते हैं अंधेरे के अंदर बच्चे। सो दैट मीन्स कि फाइलम टीनोफोरा जो है, फाइलम टीनोफोरा के पास क्या प्रॉपर्टी है, इसके पास प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस की बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस
बायोल्यूमिनेसेंस बेटा। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है अंधेरे में चमकना, लेकिन किसी एनिमल का बेटा, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, अगर वो चमकते हैं बेटा अंधेरे के अंदर, उस चमकने को हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो टीनोफोरा बेटा एक फाइलम है एनिमल्स का बेटा, विच कैन ग्लो इन द डार्क। और ग्लो क्यों करते हैं बेटा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फोटोसाइट्स। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? हाँ सर। समझ गए ना बच्चे? चले, सिमेट्री Yes, बता sir. बेटा टीनोफोरा की क्या है, फटाफट बता। सिमेट्री ऑफ टीनोफोरा इज रेडियल सिमेट्री। वेरी गुड। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, Diploblastic. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, टिश्यू लेवल ऑफ सीलोमेट, एसिलोमेट, Acylomet. बॉडी सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। Unsegmented. ये किसी का माइक बहुत शोर कर रहा है यार। सादिया आपका माइक बहुत शोर कर रहा है, प्लीज आप माइक ऑफ ही रख दो बच्चा, ठीक है ना? सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड, ऑफ कोर्स अनसेगमेंटेड, बिकॉज सेगमेंटेशन कहाँ से शुरू हुआ था? एनालिडा से शुरू हुआ था बेटा, ठीक है ना? समझ रहा? वेरी गुड बच्चा। चलिए, इसके अलावा आप याद रखेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं बेटा, और इनको हम कॉमनली वॉलनट्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज सी वॉलनट्स, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका, तो ये इसका एनसीईआरटी वाला डायग्राम है बेटा। सी वॉलनट इसको क्यों बोला जाए? बिकॉज ये गोल आकार के होते हैं, ठीक है ना? ये गोल आकार के होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर गोल आकार बेटा, बिकॉज ऑफ देयर सर्कुलर नेचर, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं, और सी वॉलनट्स भी बोलते हैं बेटा, वॉलनट्स। अब कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं तो हम अभी देखेंगे, बिकॉज इनके पास बेटा 8 प्लेट्स पाए जाते हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे से सीलिया लगे रहते हैं, जैसे हमारे घर में कंगा होता है, कॉम्ब होता है बेटा, तो इनकी बॉडी पे भी वैसे प्लेट्स होते हैं बेटा, जिनके ऊपर स्मॉल सीलियाज लगे रहते हैं, जो कॉम्ब के जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है बच्चा, ठीक है ना? तो देख लेते हैं क्या क्या करेक्टर है इनके। तो पहला करेक्टर में टीनोफोर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली, और ये एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड, बिकॉज ये वॉलनट के जैसे होता है, गोल आकार। वॉलनट देखा है बेटा आपने कभी? अखरोट देखा है कभी? अखरोट देखा है? वॉलनट मींस अखरोट बेटा, है ना? अखरोट भी कैसा होता है? अखरोट भी ऐसे होता है ना, अखरोट भी ऐसे होता है बेटा, गोल आकार का होता है, और बीच में बेटा उसमें एक मतलब ऐसे सेप्टम दिखाई देता है बेटा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेप्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से इनको सी वॉलनट्स बोला जाता है, दिखने में वो ऐसे होते हैं बेटा। एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। दे आर सॉलिटरी एंड प्लेजिक बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर देना बेटा, ठीक है ना? सॉलिटरी का मतलब ये हमेशा अकेले रहते हैं, ये कभी भी ग्रुप में नहीं रहते हैं बेटा, ये अकेले मूव करते हैं, अकेले खाते हैं, अकेले पीते हैं, तो ये तन्हा है बेटा, इनको कोई और बंदा नहीं चाहिए। सो दे आर सॉलिटरी, मतलब अकेले रहने वाले हैं, ये कभी भी ग्रुप फॉर्म में नहीं करते हैं। जैसे आपने सीलेंट्रेट में देखा था, ग्रुप बनाते हैं बेटा, कोरल्स, तो यहाँ पे ऐसे ग्रुपिंग नहीं होता है, दे लिव यूजुअली बेटा इंडिपेंडेंटली करते हैं। एंड प्लेजिक होता है, प्लेजिक का मतलब होता है बेटा कि जब ये समंदर के फ्लोर पे मूव करेंगे ना, तो ये वहां से क्या करते हैं? खाने को पकड़ते हैं। दे आर ट्रांसपेरेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, दिखाई दे रहा है क्लियर, बॉडी से अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए, ये एक कॉम्प्लेट हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेट हो गया, ये तीसरा कॉम्प्लेट हो गया, ये चौथा कॉम्प्लेट होगा, और 4 इसके पीछे वाले साइड में होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा ऐसे, तो बॉडी के अंदर सब कुछ दिखाई देता है। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? दे आर ट्रांसपेरेंट एनिमल्स बेटा। ये एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, और इनके मीजोग्लिया के अंदर सेल्स मिलती है। पोरिफेरा हमने पढ़ा था, मीजोग्लिया में सेल नहीं था। सिलेंट्रेटा हमने पढ़ा, मीजोग्लिया में सेल नहीं था। बट यहाँ पे पहली बार आपको क्या मिलेंगी? मीजोग्लिया के अंदर सेल्स मिलेंगी बेटा, मतलब सेल्यूलर मीजोग्लिया देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे नेमेटोसिस्ट एब्सेंट होती है बेटा, कोई नेमेटोसिस्ट देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। स्पेशल एडहेसिव सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन ऑल टीनोफोर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। तो नेमेटोसिस्ट इनके अंदर नहीं होता है, बट अपने प्रे को पकड़ने के लिए बेटा इनके पास अलग प्रकार की सेल होती है, विच इज कॉल्ड एज कोलोब्लास्ट। और कोलोब्लास्ट क्या होती है बेटा? एडहेसिव सेल होती है। एडहेसिव का मतलब ये हुआ कि ये इस सेल से बेटा, मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये टीनोफोर है, मान लीजिए ये टीनोफोर है बेटा, और इधर से कोई प्रे निकल रहा है,
तो इनके पास जो सेल्स होती है ये चिपक जाएगी बेटा स्प्रे के साथ। तो ये जहर नहीं डालेगी, ये हंट नहीं करेगी बेटा। तो फिर ये क्या करती है, ये चिपकने के बाद इस एनिमल को क्या लाती है, बॉडी के अंदर लाती है बेटा। तो ये एडहेसिव सेल्स होती है बेटा, मतलब ये ग्लू करती है, ये चिपक जाती है किसके साथ, अपने प्रे के साथ बच्चा। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड बेटा। इनका जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो बेटर डेवलप्ड होता है किसके कंपैरिजन में, सीलेंट्रेट्स के कंपैरिजन में बेटा। मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंट्रेट में भी था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी टिनोफोर में भी है, बट इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मोर डेवलप्ड है, मोर मॉडिफाइड है बेटा किसके कंपैरिजन में, सीलेंट्रेट्स के कंपैरिजन में। और ये पॉइंट बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इनके पास 2 एनल ओपनिंग्स होती है। अब 2 एनल ओपनिंग से आप कंफ्यूज मत होना बेटा कि माउथ एंड एनस होगा, नहीं। इनकी बेटा ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान ही है, दे हैव ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान, बट ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान में एक एनएस के बदले कितने एनएस होते हैं बेटा, 2 एनएस होते हैं। तो 2 एनएस का मतलब ये नहीं हुआ बेटा कि एक माउथ करेगा एक एनएस का काम करेगा, बोथ आर एक्टिंग एज एनएस बेटा, ठीक है ना। बट नंबर में वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन सा फाइलम है बेटा जिसमें ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान है विथ 2 एनल ओपनिंग्स, तो वो कौन सा होता है, वो टीनोफोरा होता है बेटा। स्केलेटल सिस्टम बेटा इसका एब्सेंट होता है, कोई स्पाइक्यूल उपाइक्यूल कोई कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता बेटा। द नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चा। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा वो नर्व नेट की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिए ये इनका एक्टोडर्म है, ये इनका एंडोडर्म है बेटा, ठीक है ना। अब बीच में मीजोगिलिया है, तो मीजोगिलिया के अंदर बेटा ऐसे न्यूरॉन्स होंगे, मतलब न्यूरॉन्स बेटा अभी आपस में जुड़ने लगे हैं इस तरीके से, तो ये ऐसी नेट फॉर्म में आपसे जुड़ते थे, दिस इज कॉल्ड एज नर्व नेट बेटा। एसेंस ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। तो इनकी बॉडी में भी क्या मिलेगा आपको, स्टेटोसिस्ट मिलेगा बेटा। सीलिया आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, आगे चलने के लिए। आप देख सकते हैं बेटा ये लंबा सा थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है, इधर इधर से और एक लंबा सा थ्रेड दिखाई दे रहा है बच्चा, ठीक है, 2 थ्रेड्स दिखाई दे रही है लंबी लंबी, ये टेंटेकल्स होती है। और टेंटेकल्स के ऊपर ये जो आपको छोटे छोटे से दिखाई दे रहे, दे आर सीलियास बेटा। और इनको ये क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। दे आर हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट ऑलरेडी आपको पता है, मतलब बाइसेक्सुअल होंगे बेटा, मेल भी वही होगा एंड फीमेल भी वही होगा बेटा, जो मेल गेमिट बनाएगा वही फीमेल गेमिट भी बनाएगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट बेटा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इनके अंदर लार्वा देखने को मिलेगा, लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी बच्चा, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है इनके अंदर। एंड दैट लार्वा इज कॉल्ड एज साइड पेड लार्वा बेटा, ये एग्जाम में पूछा गया है। और लार्वा को हम क्या बोलते हैं, साइड पेड लार्वा बोलते हैं। पोरिफेरा का लार्वा कौन सा था बच्चा, एक बार बता दो जरा, पोरिफेरा का लार्वा कौन था, सिलोब्लास्टुला, सिलोब्लास्टुला, आर्कियोब्लास्टुला, एम्फिब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला, पैरेन्काइमुला, याद रहा कि नहीं, स्टीडोब्लास्टुला, एंड स्टीरोब्लास्टुला। और याद रखेंगे एंड याद रखेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं कहना भूल गया, यहाँ पे आप याद रखेंगे बेटा कि जो ये होते हैं सिलेंट्रेट्स के लार्वा को बेटा प्लेन्यूला बोलते हैं, सिलेंट्रेट्स के लार्वा को प्लेन्यूला बोलते हैं बेटा, प्लेन्यूला लार्वा। एंड अभी आपने याद रखा बेटा टीनोफोर के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, साइडिपिड लार्वा बोलते हैं बेटा। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा और एक चीज मैं कहना भूल गया हूँ, मेरे को अभी भी याद आया, वो आपको याद है मैंने आपको बोला था बेटा, जब नेमेटोसिस्ट किसी को बेटा प्रिक करता है, मतलब किसी को बेटा चुभता है, तो वो एक जहर डालता है बॉडी के अंदर। तो मैंने बोला था मैं बोलूंगा जहर का नाम क्या है, तो जहर को हम बेटा हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं, हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं, जो बॉडी को क्या करता है बेटा, हिप्नोटाइज करता है बेटा। हिप्नोटाइज मतलब पैरालाइज करता है बॉडी को, और बॉडी एकदम से जम जाती है पूरी, फिर वो उसको आराम से खा सकता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इंक्लूड्स अ लार्वा, तो लास्ट है यहाँ पे लिखा है बेटा, लार्वा का नाम है सीडिपिड लार्वा बेटा। द बॉडी बियर्स, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा भी, बॉडी के अंदर बेटा 8 कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। कॉम्ब प्लेट अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे तो अच्छे से नहीं है, बट यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चा। तो बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बेटा ये ऐसे प्लेट्स दिखाई देते हैं, 1 2 3 4, और फिर 4 और एक साइड में भी होंगे, मतलब इसके बैक साइड में और 4 होंगे। और इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं बेटा, ऐसे स्मॉल सीरियाज लगे रहते हैं बेटा। सो दीज प्लेट्स आर कॉल्ड एज कॉम्ब प्लेट्स। और कितने होते हैं बेटा, ये टोटल 8, 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, एकदम दूसरे साइड में और 4 होंगे बेटा, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्ब प्लेट्स। और कितने होते हैं बेटा,
8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, मतलब 8 होते हैं, और बॉडी के बाहर से भी आपको ये दिखाई देंगे बेटा, और इनके ऊपर क्या होते हैं, सीले लगे रहते होते हैं। और चलने के लिए क्या यूज करते हैं, एक तो बाहर वाली टेंटेकल को यूज करेंगे एंड दूसरा कॉम्प्लेट को यूज करेंगे। मतलब जो टीनोफोरा एक जगह से दूसरी जगह चलता है, चलने के लिए बेटा मेजर काम जो किया जाता है ना, वो तो एक तो इनसे किया जाता है एंड दूसरा कॉम्प्लेट से किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन बच्चा, ठीक है ना। जैसे सिलेंट्रेटा के अंदर डाइजेशन एक्सटर्नल भी था इंटरनल भी था, यहाँ पे भी बेटा एक्सटर्नल सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये याद रखना, सिलेटेड कॉम्प्लेट्स का काम क्या होता है, लोकोमोशन का होता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट लिखा है बेटा बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या था, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा लाइट इमिट करता है, उसके अंदर से रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। और ये टीनोफोर्स के अंदर वेल मार्क्ड है, मतलब ये इनके जितने भी मेंबर्स है बेटा, जो भी टीनोफोर है, उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो क्या दिखाता है, वो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी दिखाता है। एवरी टीनोफोर कैन इमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी, तो इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अभी हमने पढ़ा था बेटा हर्मोफ्रोडाइट होता है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब इनमें मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं होता है, जो मेल है बेटा वही क्या है, वही फीमेल भी है बेटा। रिप्रोडक्शन टेक्स ओनली बाय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पॉरिफेरा में देखा था सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिलेंट्रेटा में देखा बेटा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पे देख लो बेटा टीनोफोर्स जो होते हैं, टीनोफोर्स के पास बेटा एक अलग से करेक्टर है, दैट इज ये ओनली क्या दिखाते हैं, ये ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएटिंग फीचर है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बेटा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एंड लार्वल स्टेज देखने को मिलती है बच्चा, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल दिया है बेटा प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना बेटा। तो प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना आर एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोर्स बच्चा, समझ आया है। तो इतना एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, जितना मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, ये समझ गया ना। Sir, one doubt, sir. हाँ हाँ, डाउट डाउट पूछो बेटा, डाउट पूछो। Sir, if sexes are not separated, then how the reproduction can take place only by sexual means? वेरी गुड बच्चे, गुड क्वेश्चन। देखो होता क्या एक्चुअल में, कि आपने कभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन का नाम सुना है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चा कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेल गिमिट बनाने की भी क्षमता है, फीमेल गिमिट बनाने की भी क्षमता है, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए दो इंडिविजुअल है, मैं हूं एंड कोई और इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल वन एंड ऐसे समझ लीजिए। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा, दिस इज इंडिविजुअल वन एंड दिस इज इंडिविजुअल टू बेटा, ये इंडिविजुअल टू है, इसके पास है बेटा मेल गिमिट बनाने की प्रॉपर्टी एंड फीमेल गिमिट बनाने की प्रॉपर्टी, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है ना। Hello, sir. सात। Hello, sir.
Sir? Sir, लगता है सर का नेटवर्क चला गया। Ask the participant 35. Wow.